हमारा आज का विषय है निबंध लेखन की कला। इसके अंतर्गत हम आज निबंध क्या है, विभिन्न विचारकों द्वारा दी गई अलग अलग परिभाषाएं, निबंध के प्रकार व लेखन शैली, निबंध की विशेषताएं और अंग आदि की बात करेंगे। तो हमारा विषय है निबंध लेखन की कला। निबंध गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसका उद्भव और विकास आधुनिक युग की देन है। वस्तुतः जिस विधा को हम निबंध कहते हैं वह अंग्रेजी शब्द एसे का पर्यायवाची है। यूरोप में ऐसे शब्द का प्रयोग सबसे पहले आधुनिक निबंध के जन्मदाता मॉन्टेन ने किया और निबंध की चर्चा करते हुए बतलाया कि निबंध विचारों, चिंतनों, भावनाओं, उद्धरणों तथा उपाख्यानों का सुंदर, रुचिर और आनंददायक सम्मिश्रण है। वास्तव में निबंध लेखन के पीछे लेखक छिपा होता है। उसका व्यक्तित्व निबंध में झलकता है और वही उस निबंध का सौंदर्य होता है। हिंदी वाङ्मय में निबंध श्रव्य काव्य के अंतर्गत गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में मान्य है। आचार्य वामन ने गद्य को कवियों की कसौटी मानते हुए कहा था कि गद्यम कवीनाम निकषम वदंती। इसी को ध्यान में रखकर हिंदी के मूर्धन्य समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी गद्य लेखक की श्रेष्ठता का मापदंड उसके निबंध ही होते हैं। निबंध शब्द व्यापक अर्थ का संवाहक है। व्युत्पत्तिपरक अर्थ में नी धन बंध, बंध यानी बांधना, धन घै, घै प्रत्यय है। पूरक अर्थ हुआ अच्छी तरह गठा या बंधा हुआ पदार्थ कह सकते हैं, निबंध कहलाता है। शब्दकोश में निबंध का आशय है वह विचारपूर्ण, विवरणात्मक और विस्तृत लेख जिसमें किसी विषय के सब अंगों का मौलिक और स्वतंत्र रूप से विवेचन किया गया हो। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही सबसे अधिक संभव होता है। निबंध क्या है? यह प्रश्न एक निश्चित उत्तर अभी तक इस प्रश्न का नहीं प्राप्त हो सका है। विभिन्न विचारकों ने उसकी भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विचार हम जान चुके हैं। अब हम डॉक्टर गुलाब राय के विचार देखते हैं। डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भावों और विचारों की प्रधानता तथा शैली की रमणीयता के योग से जिस नवीन साहित्य का प्रचलन हुआ उसे ही निबंध साहित्य की संज्ञा दी जाती है। श्री जयनाथ नलिन के अनुसार निबंध स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों का सरस, सजीव और मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन है। तो ये थी निबंध की परिभाषाएं। अब निबंध के प्रकार। विषय की बहुलता और विविधता के अनुसार निबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, मनोविश्लेषणात्मक, साहित्यिक आदि।
लेकिन विषय वस्तु को दृष्टि में रखकर देखा जाए तो एक निबंध में वर्णन की प्रधानता हो सकती है तो दूसरे में भावना या विचार की। किसी निबंध में कल्पना की उड़ान होती है तो अन्य किसी में पूर्णतः साहित्यिक रुझान दिखाई देती है। वैज्ञानिक अनुसंधानों के इस युग में जीवन की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं, अतः ऐसे विषय, नित्य नए विषय निरंतर निबंधों का कथ्य बनते हैं। फिर भी विद्वानों ने मोटे तौर पर निबंधों के प्रकार बतलाने का प्रयास किया है, जिनका आधार विषय, शैली, स्वरूप, भाषा, विचार तथा अनुभूति है। आचार्य शुक्ल ने 3 प्रकार के निबंध बतलाए हैं: विचारात्मक, भावात्मक और वर्णनात्मक। बाबू गुलाब राय ने निबंध के 4 प्रकार बताए हैं: वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। श्री शिवदान सिंह चौहान ने निबंधों को 2 ही भागों में बांटा है। एक कलात्मक निबंध, जिन्हें ललित निबंध भी कहा गया है। दूसरा तथ्य निरूपक, वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक निबंध। डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने निबंधों के 3 प्रकार बतलाए हैं। पहला कथात्मक अथवा आख्यात्मक, दूसरा वर्णनात्मक और तीसरा चिंतनात्मक। प्रोफेसर ब्रह्मदत्त शर्मा द्वारा निबंध को 6 भागों में बांटा गया है: विचारात्मक, भावात्मक, व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक और छठा वैयक्तिक। डॉक्टर ओमकारनाथ शर्मा ने निबंध को 5 प्रकार में बांटा है: विचारात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक और विवरणात्मक। इस प्रकार निष्कर्षतः विषय वस्तु की दृष्टि से निबंध 5 प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्णनात्मक निबंध। किसी वस्तु, घटना, दृश्य, पर्व आदि से संबंधित निबंध वर्णनात्मक निबंध कहे जाते हैं, क्योंकि इसमें वर्णन की प्रधानता होती है। इसमें बुद्धि अथवा तर्क की तुलना में कल्पना तत्व की प्रमुखता रहती है। निबंधकार अपनी वैयक्तिकता के सहारे बड़ा आकर्षक वर्णन करता है। बाबू भारतेंदु, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण आदि ने महत्वपूर्ण वर्णनात्मक निबंध लिखे हैं। अब दूसरा विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंधों में चिंतन की प्रधानता होती है। ऐसे निबंधों में किसी स्थिति या समस्या का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है। विषय के सभी पक्षों पर चिंतन मनन करते हुए उनके गुण दोषों का विवेचन किया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। विचारात्मकता के कारण इन निबंधों की भाषा गूढ़ और गंभीर होती है। तर्क और बौद्धिकता इसके प्राण हैं। दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, राष्ट्रीय एकता, श्रद्धा और भक्ति, जनसंख्या वृद्धि आदि निबंध विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। अब हम विवरणात्मक निबंध को लेते हैं। इस प्रकार के निबंध में बीती हुई घटनाओं, युद्ध कथाओं, जीवनियों, पौराणिक वृत्तांतों, चलित खेल स्पर्धाओं आदि प्रमुखता के साथ उल्लिखित किए जाते हैं। ऐसे निबंधों में क्रमबद्धता की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। ऐसे निबंधों में लेखक की आत्मीयता और व्यक्तित्व की छाप अनिवार्य रूप से रहती है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंधों में स्थूल भेद यह है कि पहले में स्थानागत वर्णन रहता है और दूसरे में कालगत। युद्ध, जीवनी, यात्रा,
पर्वतारोहण, नए देश की खोज, शिकार, इतिहास, बीजिंग ओलंपिक, डॉक्टर अब्दुल कलाम, अणु विस्फोट का इतिहास, जवाहर रोजगार योजना आदि की कथाओं को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। चौथा है भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंधों में चिंतन की अपेक्षा भावना की प्रधानता होती है। निबंध लेखक पहले विषय के मार्मिक और हृदयस्पर्शी स्थलों को चुनता है, फिर उनका काल्पनिक या भावुक विवेचन करता है। इन निबंधों की भाषा कोमल शब्दों से युक्त, सरस तथा काव्यात्मक होती है। तभी तो पाठक को निबंध पढ़ते समय कविता पढ़ने जैसे आनंद का अनुभव होता है। इन निबंधों के अंतर्गत मेरे सपनों का भारत, वसंतोत्सव, नदी की आत्मकथा, पराधीन सपने सुख नाही आदि विषय रखे जा सकते हैं। पांचवा है साहित्यिक निबंध। किसी साहित्यिक प्रवृत्ति, साहित्यिक विधा या किसी साहित्यकार पर लिखे गए निबंध को साहित्यिक निबंध कहते हैं। ऐसे निबंधों के लेखन के लिए विषय का गंभीर और विस्तृत अध्ययन अपेक्षित होता है। प्रवृत्ति, विधा और साहित्यकार की रचनाओं के उद्धरण देकर अपने विचारों और दृष्टिकोण को स्पष्ट करना चाहिए। ऐसे निबंध के लेखन में विषय के अनुरूप भाषा तथा शैली का होना आवश्यक है। आधुनिक हिंदी कविता, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, महाकवि निराला, साहित्य और समाज, राष्ट्रभाषा हिंदी आदि साहित्यिक निबंध प्रमुखता से लिखे जाते हैं। अब निबंध लेखन शैली। अच्छे निबंध लेखन के लिए भाषा शैली का विशेष महत्व होता है। शैली विशेष से लेखक के व्यक्तित्व की झलक मिलती है। सभी प्रकार के निबंधों में दो प्रकार की प्रमुख शैलियां अपनाई जाती है। पहला समास शैली और दूसरा व्यास शैली। समास शैली में संक्षिप्तता और एक सूत्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव अथवा विचार गुथे रहते हैं। इनमें भाषा सामासिक होती है तथा संधि, उपसर्ग तथा प्रत्यय का सहारा लिया जाता है। अतः निबंधों में जटिलता भी कभी कभी आ जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनोविकार संबंधी निबंध तथा आचार्य नंदुलारे वाजपेयी के साहित्यिक समीक्षा संबंधी निबंध इसी शैली में लिखे गए हैं। व्यास शैली में विषय को पर्याप्त विस्तार में व्यक्त किया जाता है। प्रायः वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक निबंध इसी शैली में लिखे जाते हैं। भावात्मक निबंधों में 4 प्रकार की शैलियों का उपयोग किया जाता है। पहला धारा शैली, दूसरा तरंग शैली, तीसरा विक्षेप शैली और चौथा प्रलाप शैली। तो सबसे पहले हम लेते हैं धारा शैली को। इस शैली में भाव धारा से प्रवाहित होती है तथा तन्मयता और तारतम्य की विशिष्ट योजना रहती है। अध्यापक पूर्ण सिंह तथा राय कृष्णदास के निबंध इसी शैली में लिखे गए हैं। दूसरा है तरंग शैली। इस शैली में भाव लहरों के समान लहराते प्रतीत होते हैं। धारा शैली के समान एक सा प्रभाव या गति इसमें नहीं होती। माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य देवता निबंध इसका उदाहरण है।
तीसरा है विक्षेप शैली। इस शैली में भावों का तारतम्य नहीं रहता। वैसे भावात्मक निबंधों में वृद्धि तत्व का अभाव रहता है, पर विक्षेप शैली में लिखे निबंधों में बुद्धि का नियंत्रण लगभग समाप्त ही दिखाई देता है। जैसे वियोगी हरि का निबंध साहित्यिक चंद्रमा इसका उदाहरण है। चौथा है प्रलाप शैली। इसमें भावों के आवेश में किसी प्रकार का नियंत्रण या मर्यादा न रहकर उच्च श्रृंखलता आ जाती है। जैसे डॉक्टर रघुवीर के शेष स्मृतियां संकलन के निबंध। भावात्मक निबंधकारों में आचार्य शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट आदि के अतिरिक्त आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो ये था निबंध लेखन की शैली। अब हम निबंध की विशेषताओं की बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं वैयक्तिकता या निजीपन। निबंध की पहली विशेषता है कि निबंध में लेखक का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति पाता है। उसकी रुचि, उसका संस्कार, स्थान अर्थात संपूर्ण परिवेश निबंधकार व व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। उसके निबंधों में उसका मानसिक या भावात्मक फलक स्पष्ट मुखरित होता है। दूसरा है संक्षिप्तता। आज हर मनुष्य के पास समय का अभाव है, अतः निबंध अत्यंत दीर्घ विस्तार लिए हुए न हो। विषय और आकार दोनों दृष्टियों से संक्षिप्तता निबंध की आवश्यकता विशेषता बन गई है। तीसरा है स्वतः पूर्णता। निबंध संक्षिप्त होते हैं, किंतु उनमें लेखक एकांगी दृष्टिकोण को लेकर चलता है और उस दृष्टिकोण से पूर्ण अभिव्यक्ति करता है। इस दृष्टि से निबंध स्वतः पूर्ण होना चाहिए। चौथा है रोचकता एवं सजीवता। निबंधकार का यह प्रयत्न रहता है कि वह निबंध को अधिक से अधिक रोचकता एवं सजीवता प्रदान करे, क्योंकि इसके अभाव में अध्ययन एवं पाठक दोनों ही दृष्टियों से निबंध सफल न हो सकेगा। पांचवा है उद्देश्य। मानव जीवन के प्रत्येक कार्य में कोई न कोई उद्देश्य निहित रहता है। निबंध भी किसी न किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर लिखे जाते हैं। छठा है भाषा शैली पर व्यक्तित्व की छाप। निबंधकार को थोड़े में बहुत कुछ कहना होता है, इसके लिए उसे भाषा की सरलता और स्पष्टता के साथ लक्षणा या व्यंजना का अधिक सहारा लेना पड़ता है। निबंधकार की भाषा शैली पर उसके व्यक्तित्व की छाप दृष्टिगोचर होती है। सातवां है एकान्विति। निबंध की पूर्ण सफलता के लिए एकान्विति का होना आवश्यक है। इसके अभाव में भाव अथवा विचारों में विशृंखलता आ जाती है। निबंधकार विभिन्न अनुच्छेदों में भावों और विचारों के माध्यम से अपनी बात की स्थापना करता है, अतः इसमें क्रमबद्धता आवश्यक है। प्रत्येक अनुच्छेद में भावों एवं विचारों का तारतम्य होना चाहिए। तो ये थी विशेषताएं। अब हम निबंध के अंग की बात करेंगे। सुघड़ निबंध यानी अच्छा निबंध लेखन के लिए
उसके अंगों का भी ज्ञान अपेक्षित होता है। चूंकि निबंध का आकार सीमित होता है, इसलिए उसके सुगठित अंगों पर विचार करना वांछनीय होता है। निबंध में बात कहाँ से शुरू करें, क्या क्या लिखें और अंत कैसे करें, इसके लिए आवश्यक है कि निबंध लिखने से पहले हम उसकी रूपरेखा बना लें। रूपरेखा में 4 बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है और ये ही निबंध के मुख्य अंग हैं। पहला, प्रस्तावना या भूमिका। दूसरा, मुख्य अंश या विषय वस्तु। तीसरा, विषय विस्तार। और चौथा, उपसंहार या अंत। तो सबसे पहले प्रस्तावना। निबंध के प्रथम अनुच्छेद, जिसे अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं, इसे भूमिका या प्रस्तावना के रूप में लिखा जाता है। भूमिका निबंध में प्रवेश द्वार का कार्य करती है और निबंध की प्रथम परिचय होती है। प्रस्तावना या भूमिका रोचक हो तथा विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए। इसके द्वारा पाठक के मन में निबंध को विस्तार पूर्वक पढ़ने की उत्सुकता जाग उठती है। प्रस्तावना संक्षिप्त तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। इसके ही द्वारा निबंध के मुख्य अंश या विषय वस्तु के संबंध में संकेत दिया जाता है। प्रस्तावना को कई प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे निबंध के विषय का स्वरूप या परिभाषा देकर। दूसरा, किसी कवि की उक्ति या कवितांश लिखकर। तीसरा, कोई समस्या उपस्थित करके या लोकोक्ति या उदाहरण देकर। पांचवां, विषय का महत्व बताकर। और छठवां, प्राकृतिक परिवेश का चित्रांकन करके। इनमें से किसी भी प्रकार को अपनाकर प्रस्तावना प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है मुख्य अंश, और यह निबंध का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें विषय वस्तु का विस्तार से विवेचन किया जाता है। मुख्य विषय के सभी क्षेत्र का उजागर करने के लिए निबंध से संबंधित सामग्री को कई अनुच्छेदों यानी पैराग्राफ में व्यक्त किया जाता है। विषय की पुष्टि के लिए जो भी उद्धरण, दृष्टांत या प्रमाण चुने जाएं, वो सरल, आकर्षक और प्रभावकारी होना चाहिए। यदि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाए तो उनसे निबंध और अधिक प्रभावनिष्ठ बन जाता है। तीसरा है विषय विस्तार। निबंध लेखन में आकर्षक प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्धता और बिंदुवार यानी पॉइंट वाइज विषय का विस्तार आवश्यक होता है। सामान्य तौर पर निबंध के विषय को 5 या 6 अनुच्छेदों में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। प्रस्तावना और उपसंहार इनसे अलग स्वतंत्र पैराग्राफ होते हैं। विषय विस्तार में 5-6 अनुच्छेदों में विषय वस्तु की विविधता, विस्तार, तुलना आदि का समायोजन होता है। कभी कभी व्यापक विषय होने के कारण पैराग्राफ की संख्या बढ़ जाती है, किंतु निबंध की कसावट और सघनता बनी रहती है। चौथा और अंतिम है उपसंहार। निबंध का अंतिम अनुच्छेद उपसंहार कहलाता है। इसमें विषय वस्तु के विवेचन के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें निबंधकार अपना विचार या अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। निबंध का समापन या अंत ऐसा होना चाहिए कि उसका स्थायी प्रभाव पाठक के मन मस्तिष्क पर पड़े। निबंध का यह अंग संक्षिप्त होने पर भी पाठक को
प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखता है। तो ये था निबंध का अंग। अब अंत में निबंध लेखन के कुछ याद रखने हेतु मुख्य बातें। पहला, निबंध के विषय को भली भांति समझकर ही निबंध लिखना चाहिए। दूसरा, विषय के अनुसार पहले रूपरेखा बना ले और उसी अनुसार निर्धारित बिंदुओं का विस्तार करते जा। तीसरा, प्रत्येक बिंदु को एक एक अनुच्छेद में विस्तारित करना चाहिए। चौथा, सभी अनुच्छेदों का एक दूसरे से सामंजस्य बना रहना चाहिए। पांचवा, निर्धारित शब्द सीमा और समय सीमा में निबंध लिखना वांछनीय होता है। छठा, निबंध की भाषा विषय तथा विचारों के अनुरूप ही होनी चाहिए। सातवां, निबंध की भाषा शैली को प्रभावी बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। आठवां, वर्तनी और वाक्य गठन शुद्ध हो तथा विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए। नौवां, निबंध के विषय के अनुसार यथास्थान उद्धरणों, सूक्तियों, प्रसंगों तथा काव्य पंक्तियों को भी प्रस्तुत करना चाहिए। और अंतिम 10वां, निबंध प्रारंभ से अंत तक कथ्य और शिल्प की सुंदर लड़ी में संयोजित होना चाहिए। तो ये था निबंध लेखन की कला।